जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें 2-3 टॉपिक को पढ़ाया गया था और वो लास्ट का टॉपिक था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताया गया था। और आज जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है उसके आगे का टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो क्लास 10 में भी स्टूडेंट्स पढ़ता है कि ओम का नियम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट कि ओम का नियम को हम लैंग्वेज में समझाते हैं। ओम का नियम का मतलब क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर देन द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वायर में किसी निश्चित तापमान और प्रेशर पर किसी भी वायर में जितना करंट फ्लो होगा वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब वोल्टेज का। यही है ओम का नियम। दूसरा पॉइंट एक बार और हम रिव्यू करते हैं कि व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो नोट्स बनाना होगा सबको कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट flow through the uniform cross sectional area of the wire then the current is directly proportional to the potential difference। उसके बाद इस ओम का नियम में क्या है कि ये कब वर्क करेगा? ओम का नियम कब वर्क करता है? ओम का नियम तभी लागू किया जा सकता है कि जब किसी वायर में टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए या प्रेशर कांस्टेंट रहे तभी ओम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी बात कि ओम्स लॉ का हम स्टेटमेंट एक बोर्ड पर लिखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर प्रेशर उसके बाद व्हेन द इलेक्ट्रिक current flow through the uniform cross sectional area of the wire is इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V। अब देखो फिर से, तो लैंग्वेज क्या लिखना है नोट में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, उसके बाद V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I किया जाता है। उसका कारण है कि करंट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, लेकिन वह कोई निश्चित टाइम के लिए होता है। जैसे इसको हम एक लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, सिंपल सा, कि अगर कोई पूछेगा कि मतलब वोल्टेज डिपेंड कर रहा है और करंट डिपेंड कर रहा है, तो कौन किस पर डिपेंड करता है? दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है, लेकिन वह कुछ निश्चित टाइम के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है कि वोल्टेज का मान 0 हो जाता है और करंट फ्लो करते रहता है। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कोई अगर बैटरी है, मोबाइल का बैटरी, उसको जब उसका चार्ज अगर 0% होता है और जब हम उसको चार्ज में लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसके अंदर में 2 सेल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सपोज इधर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इधर निगेटिव चार्ज, तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हो, इसको चार्ज में लगाया जाता है बैटरी को, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर अपनी ओर खींचता है। मतलब कि सबसे पहले हम पहले का वीडियो में दिए थे कि करंट जब फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तैयार करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स आएगा और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्रोटॉन्स क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। उसके बाद
जितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज कि सारा इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाता है तो सपोज मान लिए कि उसमें हम लोग 2 घंटा लगा चार्ज करने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट दिया तो तुमने वोल्टेज को क्रिएट किया, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा किसका, वोल्टेज का। कब तक, 2 घंटा तक। उसके बाद तुम्हारा सेल मोबाइल जो है उसमें लिखाता होगा कि 100% चार्ज, 100% चार्ज कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो 100% होने के बाद भी अगर तुम इसको कनेक्ट रखोगे तो उस समय क्या होगा कि वोल्टेज तुमको मिलेगा क्या, 0। उस समय नेट वोल्टेज का मान क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कि वो तुम्हारा, आपको फोन बज रहा था, उस टाइम में वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो करंट क्या हुआ यहाँ पर, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। करंट क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू में आ गया। उसके बाद फिर से एक बार हम इसको रिव्यू कराते हैं कि जैसे तुमने करंट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आने लगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो 2 घंटा तक उसके बाद चार्ज तुम्हारा 100% कंप्लीट हो गया। तो 2 घंटा तक करंट डिपेंड हुआ वोल्टेज पर, लेकिन 2 घंटा के बाद फिर भी तुम अगर कनेक्ट रखोगे तो करंट तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वोल्टेज तुमको नहीं मिलेगा। वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 0, नेट वोल्टेज 0। तो उस समय करंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इसलिए ओम्स लॉ जो है वह कुछ टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं इस पर कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, R। इस R को बोला जाता है रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। उसके बाद तो रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वह करंट को रोकने की क्षमता। मतलब किसी भी वायर में जब करंट को रोका जाता है उसी को रेसिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता बोला जाता है। मतलब कि रेसिस्टेंस एक टाइप का ऑब्स्टेकल है। और अगले वीडियो में हम रेसिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छा से समझाएंगे। फिलहाल इसका हम यूनिट बताते हैं। तो रेसिस्टेंस जो है यह एक टाइप का ऑब्स्टेकल है। तो OBS ऑब्स्टेकल किसके पाथ में, इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, ओम। जो सिंबल ये लेंगे OHM, ओम। ये हुआ ओम लॉ के बारे में। ओके।